हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 8 को। और हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी भारत में आते हैं और उसके बाद से आंदोलन का स्वरूप क्या होने वाला है, राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप क्या होने वाला है, इसको हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे, समझेंगे। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे कि 1857 से पहले क्रांति का स्वरूप क्या था। 1857 से पहले हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में था। 1857 के बाद जो हमारा प्रतिद्वंदी था वो ब्रिटिश क्राउन था, और ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि यहाँ कौन कर रहा था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहा था। या हम लोग वाइस रॉय के खिलाफ अपनी आंदोलन को चला रहे थे। हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से राष्ट्रीयवाद का उदय होता है हमारे देश में, राष्ट्रवाद का उदय होता है। उसके साथ ही हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और भिन्न भिन्न प्रकार की जो संगठन है वो किस प्रकार से काम कर रहे होते हैं हमारे देश में। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि महात्मा गांधी का आगमन होता है। कब होता है? तो 1915 में होता है। और जब महात्मा गांधी 1915 में भारत में आते हैं तो उस समय उनकी उम्र क्या होती है? तो उनकी उम्र होती है 46 वर्ष। तो ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए महत्वपूर्ण खुद हो जाता है। आगे आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, अन्य सभी प्रांत में रहने वाले भारतीय का उनमें विश्वास था। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अलग अलग पेशा के लोग, जैसे व्यापारी हो गए, जैसे वकील हो गए, मजदूर हो गए, सब तरह के लोगों से उनका मिलना जुलना होता था और सभी तरह के लोगों का उनमें विश्वास था। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेदभाव का विरोध किया और उसके लिए उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस का गठन किया था साउथ अफ्रीका में। आगे आप क्या देखेंगे कि महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं तो पहले पूरे साल वो भारत का दौरा करते हैं ताकि यहाँ के लोगों की ज़रूरत को, लोगों को, उनके हालात को अच्छे से समझा जा सके। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेरा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है। आगे आप देखेंगे कि आंदोलन के माध्यम से उनका मुलाकात किससे होता है? तो राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से होता है। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब हम लोग देखेंगे कि 1919 से 1922 के बीच आंदोलन किस प्रकार से होता है। तो आप देखेंगे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज़ों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए था। पुलिसों को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं को छीनने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध किया जाए और 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में इसे मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। आगे आप देखेंगे कि रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाती है और बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का एक हिस्सा था। इस नरसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के बाद, किस घटना से आक्रोशित होते हुए, दुखी होते हुए वापस लौटाई थी? रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने का प्रयास किया ताकि आंदोलन को मजबूती प्रदान की जा सके। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत में रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्म के लोगों का यह देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। आगे आप देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस प्रकार से चलाए जाते हैं। तो खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। हालांकि होता क्या था कि 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा पर बहुत सारे सख्त संधि थोप दिए थे, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों में नाराज़गी थी और भारतीय मुसलमान इस नाराज़गी के खिलाफ आवाज़ उठाने चाह रहे थे। इसलिए आप देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचार
जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। आगे आप देखेंगे कि 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए जो कि सरकारी स्कूल कॉलेज थे। मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालचारी, असफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान का एक झलक था। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी को हम लोग समझेंगे कि जो लोगों की पहलकदमी है वो क्या थी, आम लोगों की क्या थी। तो कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकालने लगे और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। कुछ उदाहरण के लिए हम लोगों को कुछ घटनाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जैसे खेरा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे लोग इस सत्याग्रह को या इस आंदोलन को अपने अपने नज़रिए से देख रहे थे, अपनी ज़रूरतों से जोड़ रहे थे। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध जो मौजूदा पाकिस्तान है, वहाँ में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत और सहयोग के गठबंधन ने ज़बरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। दिखाई दे रहा था कि असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। जनता के महात्मा, अब महात्मा गांधी को जनता के महात्मा कैसे कहा जाने लगा, क्या घटनाएं हुई, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दे दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैरकानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो गांधी जी के आदर्शों के खिलाफ था। आगे आप क्या देखेंगे कि 1922 से 1929 के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में देखेंगे। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौड़ी चौड़ा पुलिस थाने पर हमला कर दिया, उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। अब देखेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जिसको आज अब हम लोग भली भांति जानते हैं, की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। इनकी स्थापना भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह की भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में
कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आप यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में भी वे काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो इस प्रकार से आप चित्तरंजन दास की महत्ता को देख रहे हैं। आगे आप देखेंगे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी, क्योंकि इसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। और वे बम क्यों फेंके थे? क्योंकि वो चाहते थे कि और वो बोलते थे कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ उन्होंने बम फेंका। आप देखेंगे कि किस प्रकार से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 वर्ष की थी। तो इन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को हम देख रहे हैं। आगे हम लोग दांडी मार्च के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबाल करके भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद के लिए तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। इससे पहले एक बॉक्स दिया गया है, जिस बॉक्स में हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। जानकारी क्या है कि स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं और कर्नाटक की अंबाबाई का चर्चा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था। इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 वर्ष की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गईं। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती, प्रभात फेरियों का आयोजन करती, अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थीं, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में महात्मा गांधी खुद महिलाओं की भागीदारी के समर्थक नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लिया। वे भी महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल कराना चाहती थीं।